पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट में फिस्कल ईयर 2026 के पहले 8 माह में नुमायां कमी सामने आई है। जुलाई से फरवरी 2026 के फिस्कल ईयर के पहले 8 माह में एफडीआई सिर्फ $1.1 अरब रही है, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में $1.7 अरब थी, यानी ये बड़ी वाज़ेह कमी है। इस तरह $598 मिलियन की ये कमी हुई, जो कि 33% बनती है। अब अगर मंथली हम इसको देखें तो फरवरी 2026 में कुछ बेहतरी रही है। एफडीआई $214 मिलियन रही, जो जनवरी में $173 मिलियन रही थी। अब इसमें 23% का इजाफा हुआ, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अब भी कमज़ोर है और आने वाले दिनों में जाहिर है दुनिया के और मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए मज़ीद कमज़ोर होगा, क्योंकि दुनिया के अब जो हालात इस वक्त पिछले 15 से 20 दिन में तेज़ी के साथ तब्दील हुए हैं, तो उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कि इन्वेस्टर, ख़ासतौर पर फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान या इस जैसे दीगर मुल्कों का दौरा वो करेंगे और यहाँ पर रिलाय वो करेंगे। तो अब ये हालात कैसे बेहतर होंगे, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स को कैसे इन हालात में थोड़ा सा ऊपर लेकर आया जाए, और ये जो चैलेंजेस अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले 15-20 दिन में नए चैलेंजेस इनका सामना हो रहा है, इनसे अब कैसे आगे निकलना है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर वज़ारत मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस रमज़ान में जिस तेज़ी के साथ ओवरऑल सिचुएशन जियो पॉलिटिकल तब्दील हुई, उससे हमारी इकोनॉमी ऐसा लग रहा है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब पहले ही कम आती थी, अब मज़ीद कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स भी हमारी कुछ कम हो जाएंगी, या हम इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे? बाब, अगर हम इस पूरे मिडल ईस्ट के क्राइसिस को इस तनाजुल में देखें कि जब ये क्राइसिस नहीं शुरू हुआ था तो जो ग्लोबल ग्रोथ थी उसका तखमीना था 3.2% का। ये $65 तेल पर लगाया गया था। जब क्राइसिस आया उसके बाद अब ये जो तेल की कीमत है ऑन द एवरेज, अगर 75 लें या $85, दिस इज द बेस्ट केस सिनारियो। मिडल ईस्ट क्राइसिस 2 हफ्ते रहता है और कुछ ऑयल के ज़खायर इस तरह से रिलीज हुए हैं, 400 मिलियन बैरल रिलीज करने जा रही हैं G7 कंट्रीज। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को थोड़ा बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त भी $101 का ब्रेंट है, $97 का क्रूड है, वरना ये स्पाइक कर जाता इससे भी बियॉन्ड। सो अगर हम $85 का लें तो इसका मतलब है कि ग्लोबल ग्रोथ शेव ऑफ हो जाएगी 0.2% और समथिंग, और इन्फ्लेशन में एक स्पाइक आएगा 0.2 to 0.5% का, 0.6% का। इसका एक इम्पैक्ट ये आएगा कि जो मॉनेटरी ईजिंग दुनिया में हो रही थी वो नहीं होगी। इवन यूएस कट करने जा रहा था, उन्होंने अब ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट्स जज कर रही हैं कि वो कट नहीं करेंगे और शायद अगले 2-4 महीने फेड होल्ड कर जाएगा रेट। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना रेट 0.25% हाइक किया है क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को बिल्कुल इसी तनाजुल में देखें। आपकी जो ग्रोथ है, अगर आप 3.25-4% सोच रहे थे तो वो, हालांकि एलएसएम अच्छी आ रही है तो वो कुछ शेव ऑफ हो सकती है अगर वर्ल्ड डिमांड टूटती है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन फरवरी में अरबाब ऑलरेडी बढ़ी हुई आ रही थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जनवरी में वॉज 5.8%, फरवरी में इन्फ्लेशन वॉज 7% ईयर ऑन ईयर CPI ऑन द एवरेज। अब ₹55 का पास थ्रू प्लस उसके सेकेंड राउंड इफेक्ट्स अगर देखें तो ये कहीं 1 से 3% के दरमियान, डिपेंडिंग कि सेकेंड प्राइस पास थ्रू अगले हफ्ते करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये दूसरा इफेक्ट है। तीसरा इफेक्ट एक्सपोर्ट्स। स्टेट बैंक के डेटे पे पहले 8 माह की आर 5% डाउन ऑन गुड्स। पाकिस्तान की PBS के डेटे पे दे आर डाउन 7%। वो FOB और C&F का फर्क होता है, पर चलें 5-7% की गिरावट है। एक्सपोर्ट्स के लिए ये भी याद रखिए कि यूरोप पहुंचने के लिए वी यूज द मिडल ईस्टर्न पोर्ट्स, सो वो वैसे ही स्लो हो जाएंगी। तो दैट्स अनदर थिंग। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, $17 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं आप। अगर आप $17 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं तो वैल्यू एडेड में बेहतरी दिखाई दे रही थी। वैल्यू एडेड मीन्स के अरबाब अमेरिका में $2.5 गैलन का तेल ले रहे थे, आज $3.5 गैलन का ले रहे हैं। $1 जायद गया, सो आपकी पॉकेट पे भारी पड़ा। सो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी गेट्स हिट्स द फर्स्ट। सो आपका जो एक्सपोर्ट का 3-4 माह का ट्रेंड है वो भी हर्ट होगा। इसी तरह रेमिटेंसेज डिफरेंट स्टोरी। मार्च में मेरे ख्याल में शायद हिट नहीं होगी, ईद का टाइम है, लोग पैसे भेजेंगे,
बट लेट्स गेट टू सम नंबर्स, राइट? ये लोग बगैर नंबर्स के तो बात करने में मजा नहीं आएगा। 60 लाख 6 मिलियन पाकिस्तानी है जी। जो इस वक्त गल्फ में है। 55% रेमिटेंस 22 अरब डॉलर की वहां से आती है। ये परमानेंट लोग नहीं होते। इसी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूएस तो परमानेंट हैं, इवन यूरोपियन। ये 8 साल ऑन द एवरेज लोग वहां रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं पाकिस्तान। सो एक ट्रांजिशन बड़ी ज़रूरी है नए लोगों की। और अब अगले 6 माह या 8 माह में मेरा अंदाज़ा है कि उस तरह के लोग वहाँ नहीं जाएंगे जिस तरह पहले जाते रहे हैं। अगर वहाँ इकोनॉमी स्लो होती हैं, जो कि होंगी, इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं, जो कि होंगी, तो आपको ये जो रेमिटेंस की 22 अरब डॉलर है, इसकी हिट लग सकती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे है, जब तेल की कीमत बढ़ती है $10 तो 250 मिलियन माहाना की बुनियाद पर करंट अकाउंट हिट होता है। ठीक, अगर आप उसको समझें कि $20 बढ़ती है तो $500 मिलियन हिट होता है। 500 मिलियन को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 12 महीने से, तो चले 3 बिलियन से लेके 5-8 बिलियन 5-6 बिलियन डॉलर तक कहीं आप हिट होंगे। सो ये आपकी एक और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है। फिर अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो जो आईएमएफ के अहदाफ हैं, आईएमएफ की डिसएंगेजमेंट इसलिए हुई है या डिले इसलिए हुआ है कि जो एसएलए है उसको बनाने के लिए एक 4 इक्वेशन मॉडल यूज होता है। वो पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं ना जी, इतना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे जी, कोई नहीं, इससे ले लेंगे जी, इसको कम कर दें जी। दैट्स नॉट हाउ क्वांटिटेटिव इकॉन वर्क्स। देयर इज अ 4-स्टेप मॉडल दैट इज यूज्ड बाय द आईएमएफ। बड़ा पुराना है, ये वही मॉडल यूज करते हैं। उससे वो 9 टेबल बनते हैं। उसमें अगर इनपुट्स डालना मुश्किल हो रहा हो और असेसमेंट मुश्किल हो रही हो, तो दैट्स प्राइमरीली द रीजन जिसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 9 टेबल अगर हम जनरेट कभी पाकिस्तान में करें तो पाकिस्तानियों को भी समझ आए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे बनता है, फिस्कल कैसे बनता है, मॉनेटरी अहदाफ कैसे तय होते हैं। एंड दैट इज द यूजफुलनेस ऑफ हैविंग अ फंड प्रोग्राम। वो आपको एक, जिसे कहते हैं ना, जामे क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द इकोनॉमी बना देते हैं। सो आई थिंक चूंकि वो बनाने में अभी दिक्कत आ रही है, इसलिए वो थोड़ा डिले हुआ है। तो ओवरऑल जिसे आप कहेंगे चीजें एक लैग में चली जाएंगी। और पाकिस्तान के लिए जो पॉजिटिव स्टोरी है इसमें से वो क्या है, वो ये है कि अगर चले मैं 17 अरब डॉलर का फिगर मान लेता हूं जो दिया जा रहा है मिडल ईस्ट में पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ है, ज्यादा होगा लेट से, सो एटलीस्ट न्यू मनीज वुड नॉट फ्लो देयर। पर उसके लिए तो फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर एफडीआई, आप सही कह रहे हैं, मैं देख रहा था सेंट्रल बैंक के नंबर 33% डाउन है ईयर ऑन ईयर। तो खाली ये कहने से कि ये चीज ठीक हो जाएगी, तो ये चीज तो ठीक नहीं होगी, कि आपको कोई फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा ना। मैं अभी एक पर्चा ही लिख रहा था इसी चीज पे कि यार ग्रोथ फ्रेमवर्क ये पाकिस्तान का है क्या, और फिर पाकिस्तान के पास समझते क्यों नहीं है। मतलब ग्रोथ को हमने एक स्लोगन सा यूज करना अब शुरू कर दिया। हर एक कोई कहता है स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ में चल जा। लाइफ नेवर वर्क्स लाइक दैट, राइट? ये रिफॉर्म भी बगैर स्ट्रैटेजी के नेवर वर्क्स। ग्रोथ इज नॉट अ नंबर, इट्स अ प्रोसेस। दैट प्रोसेस पाकिस्तान हैज टू फॉलो, राइट? और मतलब उसका एक ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को बोरोइंग इन द इंटरनेशनल मार्केट नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं ये समझता हूँ कि 80,000 अरब का जो हम इस वक्त डेट कैरी कर रहे हैं, मतलब वी हैव टू रियली थिंक थ्रू कि इसकी 8-9 ट्रिलियन की तो सालाना की बुनियाद पर हम मार्कअप ही देते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। सो जो सीक्वेंसिंग ऑफ ग्रोथ है वो कैसे करनी है। और पाकिस्तान की जो स्टेट कैपेबिलिटी के बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं टू गेट टू अ ग्रोथ फ्रेमवर्क जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट आनी है। पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी इज 13.8%। जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, चाइना 30, इंडिया 25, बांग्लादेश 28, ईस्ट एशिया 30-35, ये अपनी डेकेड्स के लो पे चल रहे हैं इस वक्त। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।